हर बाप की यही तमन्ना होती है कि उसके संतान उससे भी ज्यादा कामयाब हों और उसकी विरासत को आगे बढ़ाएं। इस भावना से वशीभूत होकर वो अपने बच्चों की हर संभव मदद करता है और कई बार दूसरों का हक छीनकर भी उन्हें देता है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है, जहां कई बार कामयाब पिता बच्चों को अपनी विरासत सौंपने के लिए हर कारस्तानी करता है, चाहे उसे कर्ज लेकर फिल्म बनानी पड़े, सिफारिश करके फिल्म दिलवानी पड़े या फिर दूसरे एक्टर्स की फिल्म छीन कर देनी पड़े। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड बॉलीवुड फिल्मों के ऐसे ही कुछ पिता पुत्रों पर केंद्रित होगा, जिसमें हम ये विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये एक्टर्स अपने पिता के सहारे फिल्म इंडस्ट्री में आए और स्टार बने। वीडियो की शुरुआत करते हैं गुजरे जमाने के चॉकलेटी रोमांटिक स्टार ऋषि कपूर से। यूँ तो ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में दी हैं, लेकिन इसकी बुनियाद उन्होंने अपने पिता के सानिध्य में रखी थी। गौरतलब है कि ऋषि कपूर जो 70 और 80 के दशक की रोमांटिक फिल्मों के पहली पसंद थे, उन्हें एक रोमांटिक स्टार के तौर पर उनके पिता शोमैन राज कपूर साहब ने ही स्थापित किया था। अगर आपको याद हो तो ऋषि कपूर ने बाल कलाकार के तौर पर पहली बार अपने पिता की फिल्म श्री 420 के गीत प्यार हुआ इकरार हुआ में नजर आए थे, लेकिन तब वो इतने छोटे थे कि बहुत कम ही लोगों ने इसे नोटिस किया। हाँ, अगली बार जब वो पर्दे पर नजर आए तो उन्हें बकायदा क्रेडिट भी मिला। फिल्म थी साल 1970 में आई मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में अपने पिता की छत्र छाया में ऋषि कपूर ने कमाल का अभिनय किया, लेकिन अब भी वो शीर्ष भूमिकाओं से दूर थे और उनकी सपने को एक बार फिर से राज कपूर साहब ने ही पूरा किया। फिल्म थी साल 1973 में आई बॉबी। यूँ तो राज कपूर ने यह फिल्म मेरा नाम जोकर से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बनाई थी, लेकिन किसी भी नए एक्टर के लिए बतौर हीरो राज कपूर की फिल्म से शुरुआत करने का मौका मिलना ये अपने आप में ही बड़ी बात थी। राज कपूर जो रोमांटिक और फिलोसफिकल फिल्मों के बेताज बादशाह थे, उनकी फिल्म से शुरू करने का फायदा ऋषि कपूर को मिला। ऋषि खुद बताते हैं कि इस फिल्म ने मुझे इतनी शोहरत दी कि मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं खुद को सुपरस्टार समझने लगा था। हाँ, इस मामले में राज कपूर के अन्य दोनों बेटे भाग्यशाली नहीं रहे। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर जो ऋषि कपूर के साथी श्री 420 के गीत प्यार हुआ इकरार हुआ से पहली बार पर्दे पर नजर आए, उनकी बतौर नायक पहली फिल्म कल आज और कल खुद के निर्देशन में साल 1971 में आई। हालांकि यह भी राज कपूर की फिल्म निर्माण कंपनी RK फिल्म्स के बैनर तले ही बनाई गई थी और इसे राज कपूर ने ही प्रोड्यूस किया था। बात करें राज कपूर के छोटे बेटे राजू कपूर की, तो उनको लॉन्च करने के लिए राज कपूर ने कोई फिल्म नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजीव मेहरा की फिल्म एक जान है हमसे की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर आशातीत सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद उन्हें अपने पिता और भाई के प्रभाव से आसमान, मेरे साथी, लावा और जबरदस्त जैसी अन्य कुछ फिल्में तो अवश्य मिली, लेकिन परिणाम जस का तस रहा। ऐसे में राजीव कपूर के करियर को संवारने की जिम्मेवारी खुद राज कपूर ने अपने हाथों में ले लिया और खुद के निर्माण व निर्देशन में फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उन्हें लीड रोल में लिया। राज कपूर 2 दशक से इस फिल्म को बनाने का सपना संजोए हुए थे और आशा के मुताबिक फिल्म ने कमाल का प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिल्म का सारा लाइमलाइट मंदाकिनी ले उड़ी और राजीव कपूर को कुछ खास फायदा नहीं मिला। इसी कड़ी के अगले मेल स्टार किड्स हैं कुमार गौरव, संजय दत्त और सनी देओल, जिनको उनके पिताओं ने बड़े जोर शोर से फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया। शुरू करें कुमार गौरव से, तो उन्होंने अपने पिता और अपने दौर के जुबली स्टार राजेंद्र कुमार की फिल्म लव स्टोरी से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म के निर्देशक राहुल रवेल को दरकिनार करते हुए खुद भी इसके कुछ दृश्यों का निर्देशन किया, जो बाद में राहुल रवेल से मनमुटाव का भी कारण बना। इस तरह से यह बॉलीवुड की पहली फिल्म रही जिसमें किसी निर्देशक को क्रेडिट नहीं दिया गया था। उन दिनों कश्मीर जैसी जगहों पर शूटिंग के लिए काफी ज्यादा खर्च आता था, लेकिन फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए राजेंद्र कुमार इससे भी पीछे नहीं हटे और तकरीबन 88 दिनों की ताबड़तोड़ शूटिंग कश्मीर के मनमोहक वादियों में की गई और इसके लिए उन्होंने जमकर पैसा बहाया। लगभग 80 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के बाद हर फिल्मकार कुमार गौरव को साइन करने के लिए टूट पड़ा। इस पूरे कवायद में राजेंद्र कुमार ने खुद अपने बेटे के कैरियर और उनके निजी जीवन को कंट्रोल
कंट्रोल करने की कोशिश की। नतीजन कुमार गौरव दिशाहीन होकर कैरियर और निजी जीवन दोनों में ही भटक गए और जब तक उन्हें होश आया तब तक पूरा पासा ही पलट गया और वो वन हिट वंडर बनकर रह गए। बात करें संजय दत्त की तो इन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत अपने पिता सुनील दत्त के निर्देशन में बनी फिल्म रॉकी से की थी और अपने माता पिता नरगिस और सुनील दत्त की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आते ही छा गए, क्योंकि चहेते स्टार्स के बेटे होने के खातिर लोगों ने उनको सिर माथे पर बिठाया। लेकिन अगले कुछ सालों में संजय दत्त की अत्यधिक नशेबाजी की लत ने उन्हें हाशिए पर ले आया और बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद एक बार फिर से पिता सुनील दत्त ही इनके सहारा बने। दत्त साहब ने संजय की नशेबाजी को छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश की। इस क्रम में उन्होंने संजय को अमेरिका ले जाने से भी गुरेज नहीं किया। इस इलाज का संजय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने कुछ समय के लिए नशेबाजी से तौबा कर ली और नाम जैसी फिल्म से लोगों को बता दिया कि उनका वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ साल संजय के लिए बेहद ठीक बीते, लेकिन फिर उन पर बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का साया पड़ा और साल 1993 में हुए बॉम्बे सीरियल बम ब्लास्ट में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान भी सुनील दत्त संजय की ढाल बने रहे और कोर्ट में यह साबित किया कि उनका बेटा आतंकवादी नहीं है। संजय बम ब्लास्ट के मामले में तो बरी हो गए, लेकिन उन पर अवैध हथियार रखने का जुर्म साबित हुआ। सुनील दत्त जिन्होंने राजनीति में आने के बाद फिल्मों से लगभग दूरी बना ली थी, लेकिन उन्होंने संजय के लिए 10 साल के गैप के बाद पुनः फिल्मों में कदम रखा और फिल्म मुन्ना भाई MBBS में उनके पिता की भूमिका निभाई। इस तरह से यहाँ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि संजय के स्टार बनने में उनके पिता की अहम भूमिका रही। हाँ, यहाँ सुनील दत्त से यह चूक अवश्य हो गई कि वो अपने बेटे को बिगड़ने से रोक नहीं पाए, जो उनके परिवार की अशांति का मुख्य कारण बना। बात करें सनी देओल की तो उनको भी एक स्टार किड होने का फायदा मिला और उन्होंने भी अपने पिता के बैनर तले बनी फिल्म बेताब से इंडस्ट्री में जोर शोर से कदम रखा। फिल्म बेताब में सनी ने जैसी औसत दर्जे की अभिनय की थी, अगर वैसी अभिनय कोई और करता तो शायद ही उसे दूसरी फिल्म मिल पाती। लेकिन धर्मेंद्र के बेटे को देखने की हसरत के कारण लोग सिनेमा घरों में टूट पड़े और फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की। इसी हनक में उन्हें राजू मेहरा की फिल्म सोहनी महिवाल भी मिली, जो कि सोवियत रूस और भारत की 2 फिल्म निर्माण कंपनियों की जॉइंट वेंचर में बन रही थी, जिनके साथ धर्मेंद्र पहले ही साल 1980 में अली बाबा और 40 चोर जैसी बेहद कामयाब फिल्म दे चुके थे। इसके बाद भी धर्मेंद्र ने सनी का बराबर ख्याल रखा और अगले ही साल अर्जुन जैसी फिल्म बनाई, जिसमें सनी भी थोड़ी सुलझी हुई अभिनय करते दिखे। इसी दौरान सनी, जो पहले से ही शादीशुदा थे, खुद को डिम्पल कपाड़िया के प्यार में खोने से नहीं रोक पाए। डिम्पल, जो उन दिनों राजेश खन्ना से अलग रह रही थी, लेकिन उनसे तलाक नहीं लिया था। ऐसे में धर्मेंद्र ने सनी के इस नाजायज रिश्ते को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, जो दोनों के बीच अगले कुछ सालों तक शीत युद्ध का कारण बना। सनी देओल अब अपने विचार से फिल्में चुनने लगे थे। नतीजन साल 1985 से लेकर 1989 तक इनका कैरियर बुरी तरह से डगमगा गया। हाँ, इस दौरान उन्होंने इक्की दुक्की हिट फिल्में अवश्य दी, लेकिन इनमें से अधिकतर फिल्में मल्टी स्टारर थी। धर्मेंद्र को अपने बेटे की यह दुर्गति नहीं भाई और उनके कैरियर को फिर से सहारा देने का निर्णय किया। उन्होंने सनी को यतीम और घायल जैसी 2 फिल्में दिलवाई, जो कि सनी को इस शर्त पर मिली कि उनके निर्माण में धर्मेंद्र पैसा लगाएंगे। जहां फिल्म यतीम की पहली पसंद अनिल कपूर थे, वहीं फिल्म घायल कमल हासन, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती से गुजरकर सनी देओल को मिली थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि धर्मेंद्र ने खुद मिथुन से यह फिल्म छोड़ने की आग्रह की थी, ताकि सनी के डूबते कैरियर को सहारा मिल सके। फिल्म घायल सचमुच सनी के कैरियर के लिए संजीवनी साबित हुई और यहीं से सनी बतौर एक्शन स्टार छा गए और अगले दशक के पूर्वार्ध तक ऐसी फिल्मों के प्रमुख नायक बने रहे। लेकिन 90 के दशक के उत्तरार्ध तक आते आते एक बार फिर से सनी के कैरियर ने नया मोड़ लिया और इनकी स्टार वैल्यू घटने लगी। तब एक बार फिर से धर्मेंद्र ही आगे आए और अपने चिरपरिचित निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा से कहकर गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्म बनवाई, जिसने सनी देओल को पुनः मुख्य धारा के अग्रणी फिल्मी नायकों में शामिल करवा दिया। आज 2 दशक बाद एक बार फिर से सनी उसी गदर फिल्म की प्रसिद्धि को भुना रहे हैं और फिर से खुद को बॉलीवुड के चहेते अभिनेताओं में शुमार करा रहे हैं। इसी कड़ी में 90 के दशक के शीर्ष नायकों की बात की जाए तो पहला नाम आता है आमिर खान का। आमिर को अपने पिता का तो नहीं पर अपने चाचा नासिर हुसैन का साथ मिला। अगर आपको याद हो तो आमिर ने बतौर बाल कलाकार नासिर हुसैन की साल 1973 में आई फिल्म यादों की बारात से डेब्यू किया था। हाँ, आमिर का बतौर लीड हीरो फिल्मों में डेब्यू अन्य अभिनेताओं की तरह नहीं रहा, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि उन्होंने बतौर लीड एक्टर केतन मेहता की साल 1984 में आई फिल्म होली से डेब्यू किया था। यह फिल्म कब आई और कब चली गई लोगों को पता तक नहीं चला और एक फिल्मी परिवार से आने के बाद भी आमिर उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसे में उनके कैरियर को गति देने की जिम्मेवारी उनके चाचा नासिर हुसैन ने उठाई और कयामत
कयामत से कयामत तक नामक एक रोमांटिक फिल्म का लेखन व निर्माण किया। इस फिल्म को निर्देशित किया था नासिर हुसैन के बेटे और आमिर खान के हम उम्र मंसूर खान ने। यह फिल्म अपने जबरदस्त गीत संगीत और रोमांटिक कहानी के चलते खासी लोकप्रिय रही और आमिर इस तरह की फिल्मों की पहली पसंद बन गए। यहीं से आमिर का कारवां चल निकला, जिसमें कहीं न कहीं उनके परिवार वालों की अहम भूमिका रही। बात करें सलमान खान की तो उनके पिता सलीम खान ने सीधे तौर पर उनके लिए किसी फिल्म का निर्माण तो नहीं किया, लेकिन उनके लिए सिफारिश अवश्य की। आगे चलकर मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद जब सलमान को बड़ी फिल्में मिलने लगी तो सलीम खान ने सलमान को सलाह मशवरा अवश्य दिया कि वो किस तरह की फिल्में स्वीकारें और किस तरह की नकारें। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम आता है फिल्म डर और बाजीगर का, जो कि शाहरुख खान से पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी, लेकिन अपने पिता की सलाह पर सलमान ने इन दोनों फिल्मों को मना कर दिया था। बहरहाल अब चलते हैं 90 के दशक के सबसे धमाकेदार एक्शन हीरो अजय देवगन की तरफ, जो बतौर एक्शन स्टार फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए स्थापित हो पाए क्योंकि उनकी फिल्मों के एक्शंस के पीछे उनके असिस्टेंट डायरेक्टर पिता वीरू देवगन का हाथ था। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से की थी। अगर सच कहा जाए तो इस फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं था, लेकिन इसके नैया पार लगाने में अहम भूमिका रही इसके गानों और जबरदस्त एक्शन दृश्यों का। वीरू जो 60 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाब से बम्बई हीरो बनने के लिए भाग कर आए थे, वो हीरो तो नहीं बन पाए, लेकिन बतौर स्टंटमैन अपने कैरियर की शुरुआत की और आगे चलकर बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने स्टंट डायरेक्टर बन गए। लेकिन वीरू देवगन के दिल में कहीं न कहीं यह कसक बनी रही कि वो हीरो नहीं बन पाए और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने बेटे विशाल अर्थात अजय देवगन को चुना, जिन्हें हीरो बनने में तनिक दिलचस्पी नहीं थी। वीरू ने अजय देवगन को हीरो बनाने के लिए हर पैंतरे का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उन्होंने अजय को उस फिल्म का भी हीरो बनाया जिसके लिए अक्षय कुमार को पहले ही चुना जा चुका था। यहाँ हम फूल और कांटे की बात कर रहे हैं, जिससे अक्षय कुमार को शूटिंग से एक दिन पहले यह कहकर मना कर दिया गया था कि उनके जगह पर किसी और को साइन कर लिया गया है। खैर अब बात करते हैं 90 के दशक के ही दूसरी पीढ़ी के एक्टर्स की, जिनमें बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, फरदीन खान आदि शामिल हैं। शुरू करें बॉबी देओल से तो उन्होंने बतौर बाल कलाकार मनमोहन देसाई की फिल्म धर्मवीर से डेब्यू की थी, लेकिन लीड एक्टर के तौर पर अपने बड़े भाई सनी देओल की ही तरह इन्होंने भी अपने पिता के बैनर की फिल्म बरसात से डेब्यू की, जो कि साल 1995 में सिनेमा घरों में आई थी। उस समय की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुभाष घई अपनी फिल्म सौदागर से ही बॉबी देओल को लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र ने साल 1981 की फिल्म क्रोधी के दौरान सुभाष घई से हुए मतभेद के कारण उन्हें मना करते हुए कहा कि सनी की तरह बॉबी को भी मैं खुद ही लॉन्च करूंगा। भले ही यह फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई, लेकिन इसको बनाने की कवायद 1991 में ही शुरू हो गई थी। उस वक्त इसका निर्देशन शेखर कपूर कर रहे थे, लेकिन अपने हॉलीवुड प्रेम की खातिर वो बरसात सहित कई फिल्मों को बीच में ही छोड़कर अमेरिका चले गए। ऐसे में धर्मेंद्र ने इसकी निर्देशन की जिम्मेवारी अपने सबसे विश्वास पात्र और काबिल निर्देशक राजकुमार संतोषी को सौंपी। धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि सनी देओल ने भी अपने भाई के ग्रैंड डेब्यू में कोई कसर नहीं छोड़ी। बरसात जो कि डिजिटल डॉल्बी साउंड के साथ रिलीज हो रही थी, ऐसे में सनी ने कई थिएटरों के साउंड सिस्टम को डिजिटल डॉल्बी में कन्वर्ट करवाया ताकि लोगों को फिल्म अच्छी लग सके। यहाँ तक कि बरसात फिल्म की शूटिंग को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी फिल्म घातक की शूटिंग को टाला और निर्देशक राजकुमार संतोषी को पूरा ध्यान बरसात पर लगाने के लिए कहा। तो कुछ यूँ हुई थी फिल्मों में बॉबी देओल की ग्रैंड एंट्री। इस कड़ी के अगले एक्टर अक्षय की बात करें तो उनकी भी बॉलीवुड में एंट्री साल 1997 में अपने पिता विनोद खन्ना के निर्देशन में बनी फिल्म हिमालय पुत्र से हुई थी, लेकिन अक्षय अगले कुछ ही साल रोमांटिक और लीड रोल्स में टिके रह पाए क्योंकि वो बहुत जल्दी उम्र दराज लगने लगे, जिसमें बड़ी भूमिका रही उनके झड़ते हुए बालों का। अन्य वेटरन एक्टर्स की तरह फिरोज खान ने भी अपने बेटे फरदीन खान को साल 1998 में खुद के निर्माण और निर्देशन में लॉन्च किया। फिल्म थी प्रेम अगन। यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि इस फिल्म को शुरू में फिरोज खान, अक्षय खन्ना और ममता कुलकर्णी को लेकर बनाने वाले थे, लेकिन इसी बीच जब फरदीन खान ने एक्टर बनने की इच्छा जाहिर की तो अक्षय और ममता को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया और फरदीन के साथ मेघना कोठारी को लेकर फिल्म शुरू की गई। बात करें 2000 के दशक के मेल स्टार किड्स की तो इस श्रेणी में पहला नाम आता है ऋतिक रोशन का। ऋतिक ने बतौर बाल कलाकार अपने नाना जे ओम प्रकाश की साल 1980 में आई फिल्म आशा से डेब्यू की थी, जिसके लिए उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिला और ऐसे ही अनक्रेडिटेड भूमिकाएं उन्होंने आपके दीवाने, आसपास और पंजाबी फिल्म आसरा प्यार दा में भी निभाया, जिसके बाद उन्हें पहली बार बतौर बाल कलाकार क्रेडिट मिला साल 1986 में आई फिल्म भगवान दादा में, जिसका
जिसका निर्माण उनके नाना जे ओम प्रकाश ने ही किया था। खैर, बतौर मुख्य अभिनेता इनकी पहली फिल्म रही साल 2000 में आई कहो ना प्यार है, जिसके निर्माता व निर्देशक इनके पिता राकेश रोशन थे। खैर, इस कड़ी में अगले अभिनेता के तौर पर अभिषेक बच्चन को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने साल 2000 में ही आई जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया था। हालांकि इस फिल्म से अभिषेक के पिता अमिताभ बच्चन सीधे तौर पर तो नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि उन दिनों अभिषेक को जितनी भी फिल्में मिली उनमें अमिताभ का प्रभाव अवश्य था। यहाँ तक कि यशराज फिल्म्स की धूम फ्रेंचाइजी भी अभिषेक को कुछ ऐसे ही मिली थी। बहरहाल, वीडियो की लंबाई को देखते हुए इसे हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, नहीं तो स्टार किड्स को लॉन्च करने का सिलसिला आज भी जारी है, जिनमें वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, जैकी भगनानी, रिंजिंग डेंगजोंगपा, उत्कर्ष शर्मा जैसे कितने ही एक्टर्स शामिल हैं। तो ये थी उन एक्टर्स की सूची जो अपने पिता अथवा किसी रिश्तेदार के द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किए गए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।